Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Expert View by Niranjan sir. I would like to tell you that you watch my video till end. Please don't ignore to subscribe, share and click to bell icon. Now I am going to start chemistry for class 10th. Chapter 1st, chemical reaction and equations. Chemical reactions. Now I start. Chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. That means any chemical reactions में जो भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो न्यू सब्सटेंस अपनी न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है. डियर स्टूडेंट्स, इन केमिकल रिएक्शंस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड देन मेकिंग न्यू बॉन्ड्स. इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल्स की कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जैसे मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को पहले तो ब्रेकिंग होता है और ब्रेकिंग होने के बाद फिर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. तो जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन में न्यू बॉन्ड्स बनते हैं. न्यू बॉन्ड्स जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा करके हम लोग वाटर फॉर्म करते हैं. ओके, तो पहले जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन O प्लस O के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होकर के ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया. तो यहाँ एक बॉन्ड का डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकडाउन होता है और अनदर प्रोडक्ट में नए नए एटम्स का बॉन्डिंग होता है, न्यू बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है. तो एक बॉन्ड का ब्रेकडाउन और दूसरे में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना, मेकिंग न्यू बॉन्ड्स. तो इस तरह से एक नए फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है. इस तरह से इसको हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं जो न्यू बॉन्ड्स के साथ फॉर्म होते हैं. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन अनदर एलिमेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी रिएक्शंस में कोई भी एलिमेंट्स वो अपने प्रीवियस एटम से कन्वर्ट होकर के किसी अनदर एलिमेंट्स में कन्वर्जन नहीं होता है. ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जब हो रहा है तो जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट में जब भी होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन होगा. इसमें अनदर कोई सब्सटेंस जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम यानी अनदर किसी भी एलिमेंट्स का इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, या फिर कोई अनदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते. जब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, कोई अनदर थर्ड कोई कंपाउंड उसमें एंट्री नहीं कर सकता है. ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन. ओनली अ रीअरेंजमेंट मीन्स इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रीअरेंज होकर के H2O का फॉर्मेशन किया. ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं जिसका हम लोग एग्जाम्पल के रूप में शो कर सकते हैं. इजी वे में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसको आपको समझने में इजी हो. तो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और तब जाकर के प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इसको हम लोग टोटल को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ये जो दो पार्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये जो दोनों पार्ट है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के जो प्रोडक्ट बनाया H2O, तो इसमें ये पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा होगा द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मीन्स द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। एंड आफ्टर एरो मीन्स आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स देन वी फाइंड प्रोडक्ट। क्या पाते हैं हम लोग? प्रोडक्ट पाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन यहाँ नहीं शो किया गया है। अगर इसको बैलेंस इक्वेशन में अगर हमको लिखना होगा तो 2MgO और Mg यहाँ 2 हो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ समझ रहे थे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मीन्स न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ आफ्टर रिएक्टेंट्स मीन्स आफ्टर रिएक्शन, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अब जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्निंग करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने से पहले ये हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि क्या करना है उसको। तो बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड वेल, उसे साफ अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ग्रेजुअली इट रिएक्ट्स विथ एयर एंड डिपॉजिट ऑन इट, क्योंकि जब यह रिएक्शन करता है और उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एज प्रोडक्ट, जिससे उसका रिएक्शन जो है नहीं हो पाता है। जबकि मैग्नीशियम रिबन बहुत इजी वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन जब ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बहुत दिनों तक, लंबे समय तक रख देते हैं तो उस पर ऑलरेडी वो एयर के साथ, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके ऊपर एक लिप फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम को हम लोग अगर बर्निंग कराना भी चाहें तो वो बर्न नहीं हो पाता है जल्दी। तो इसके लिए हम लोग को उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, चाहे सैंड पेपर से साफ करिए या फिर किसी ग्राउंड वगैरह पर रगड़ करके साफ कर लेना होता है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग एक और रिएक्शन को देखते हैं। नाउ अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर शावरिंग ऑफ मिल्क्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। शावरिंग ऑफ मिल्क्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ कैंडल, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिस्पायरेशन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिफरेंट सो ऑन। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मीन्स गैस का रिलीज होना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स जस्ट लाइक अ सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना। किसी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना। चेंज इन कलर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज होना। पहले प्रीवियस में रिएक्टेंट्स में कलर डिफरेंट होता है और उसके प्रोडक्ट में कलर डिफरेंट हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा।
ठीक है, यानी इंडोथर्मिक हो या फिर एक्सोथर्मिक हो, कोई ना कोई रिएक्शन होगा। और चेंज इन लास्ट हो गया चेंज इन स्टेट्स, स्टेट इसमें हम लोग स्टेट चेंज होता है इसमें। तो ये चेंज स्टेट चेंज मीन्स इसको हम लोग थोड़ा सा 1 by 1 करके फिर से समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस इन सम केमिकल रिएक्शंस गैस इज इवॉल्व्ड। अब जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ सॉलिड जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर इवॉल्व कौन सा गैस हुआ? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं एग्जांपल में, ये सोडियम कार्बोनेट, यह भी हम लोग सॉलिड लिए, डाइल्यूट HCl ले लिए, HCl मीन्स ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह भी सॉल्यूशन है और इसमें हम लोगों का फॉर्म होता है NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या देखा कि इस रिएक्शन में भी गैस इवॉल्व हो रहा है। एक और अनदर एग्जांपल हम लोग देख करके उससे हम लोग गैस का इवोल्यूशन को क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन ये भी लिक्विड हुआ। और इस तरह से फिर हमने क्या पाया कि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इन सभी रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ हमारा क्लियर हो रहा है कि गैस भी इवॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, तो इसमें हम लोग प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले हम आपको ये बताएंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट एक केमिकल रिएक्शन के बाद एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और ये सॉलिड, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं और प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में PPT के फॉर्म में भी इसको इंडिकेट करते हैं। PPT के फॉर्म में इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। इन सम केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, जैसे पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बना देता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेड आयोडाइड का जो येलो कलर का ये जो प्रेसिपिटेट फाइंड हुआ, इसमें ये प्रेसिपिटेट है, यानी यह अपने सॉलिड स्टेट में आ चुका है। ओके, इस सॉलिड को जैसे हम लोग को पनीर निकालते हैं, दूध से पनीर निकालते हैं तो उसमें पनीर जो होता है वह प्रेसिपिटेट होता है, फट करके वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। हम उसको कितना भी चाहें कि उसको हम मिक्स कर दें वाटर में, वो मिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उसी तरह का उस तरह का स्ट्रक्चर को, यानी पनीर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेसिपिटेट का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको क्लियरली इस एग्जांपल से समझ सकते हो। इस तरह से हमारे पास व्हाइट पोटेशियम नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन फाइंड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट भी फाइंड हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हम लोग लिक्विड स्टेट में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फिर यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट फाइंड होता है और ये हो गया बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फाइंड होता है। तो ये जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ वो बेरियम सल्फाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फाइंड हुआ, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया ये चेंज इन कलर। चेंज इन कलर इन सम केमिकल रिएक्शंस कलर इज चेंज्ड। तो कलर चेंज कैसे होता है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। जब हम लोग साइट्रिक एसिड का ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग लेमन जूस कहते हैं। लेमन जूस का C6H8O7 उसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर पर्पल है उसके साथ जब हम साइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो बनता है हमारा ये कलरलेस सॉल्यूशन एक बनता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन मतलब पहले उसका कलर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है और जैसे ही हम लोग लेमन जूस ऐड करते हैं ये कलरलेस हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ भी केमिकल रिएक्शंस हुआ और यहाँ भी एक उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है जो कलर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं
तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एसिडिफाइड है, जिसका कलर ऑरेंज है, जब यह सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यह फॉर्म होता है ये डाइक्रोमेट सल्फेट्स के साथ है। मीन्स इसको हम लोग क्रोमियम सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्रोमियम सल्फेट के साथ जब क्रोमियम सल्फेट फॉर्म होता है और ये क्रोमियम सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। पहले यह ऑरेंज कलर का था, अब इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में, ठीक है। और इसके बाद पोटेशियम सल्फेट बनता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शंस भी हमें ये केमिकल रिएक्शन भी हमें शो करता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी की चेंज इन कलर, यानी ये कलर में चेंजिंग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होते हैं। मीन्स इसमें एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक होता है। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट इवॉल्व होता है। मीन्स हीट जो है प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, और इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम लोग यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कुछ हम एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं आपके सामने, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द लाइम, इसे हम लोग लाइम भी कहते हैं, या फिर इसका अनदर नेम हम लोग देते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दो नाम से जानते हैं, और एक है लाइम और दूसरा है क्विक लाइम। इसी तरह से हम लोग का जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम लोग पॉपुलरली नोन दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सिलेक्ट लाइम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का जो टेम्परेचर से चेंज हो रहा है। तो जिंक, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और उसके साथ साथ हीट, यहाँ हीट लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप लैब में देखे भी होंगे, ठीक है, कि जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों पर जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं तो उस पर हमारा ये जिंक सल्फेट बन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और प्लस यह इंडोथर्मिक है, यानी फॉल इन टेम्परेचर। ये इसमें टेम्परेचर डाउन होता है। अगर जितना टेम्परेचर इसका रहेगा उससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यह इंडोथर्मिक है। श्योर ही यह रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें टेम्परेचर इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। और हमारा लास्ट स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज है चेंज इन स्टेट। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें स्टेट भी चेंज होते हैं। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे करके ये डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं वैक्स। घर में आपके जो मोम जो होता है, मोम, उस मोम को, उस वैक्स को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो जैसे हम कैंडल का बर्निंग कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन यहाँ हमको समझना क्या है कि यहाँ एक सॉलिड मटेरियल दूसरे गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन बनता क्या है, गैस बनता है और लिक्विड बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सॉलिड और गैस का रिएक्शन होने के साथ इसमें गैस और लिक्विड में फॉर्मेशन होता है। मीन्स यहाँ पर स्टेट का चेंजिंग हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, तो ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करता है तो ये लेड आयोडाइड बनाता है, जिसका ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी बनता है और यह सॉलिड हो जाता है। यहाँ लिक्विड और लिक्विड जब रिएक्शन करता है तो यहाँ सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। मैंने प्रेसिपिटेट इसलिए बता दिया यहाँ कि हम लोग एक स्टेट में हम लोग एक उसका प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे कि प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम नाइट्रेट से हमको नहीं मतलब, हमको मतलब यहाँ पर स्टेट्स के है कि लिक्विड, लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर भी जब प्रेसिपिटेट है तो श्योर है कि यह लिक्विड ही होगा, ठीक है ना। हियर कलर एंड स्टेट बोथ आर चेंज। इस सेंटेंस में आपको कलर भी चेंज हो रहा है और स्टेट्स भी चेंज हो रहे हैं। कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ, ठीक है। इसका कलर भी लेड आयोडाइड का हम कलर वाले में आपको दिखाए हैं एग्जाम्पल। लेड आयोडाइड नहीं, इसमें नहीं लिए हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर दो चीज़ हो गया, ये क्लियर। नेक्स्ट हम लोग हाँ, तो इसके साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर
क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। मीन्स इफ दिस वीडियो हैज़ बीन फेवरेट और अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, प्लीज डोंट इग्नोर इट टू सब्सक्राइब एंड click bell icon for notifications so that my next videos will come soon.